ये सही है? कितनी घटिया हरकत है ये। लोगों के जज्बात को भाला जाए। यूएसएड जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रही है, लोगों की ट्रेनिंग्स कराते हैं, कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। कि बॉक्सिंग की एक ट्रेनिंग करना, फिर डाइट के हवाले से किस तरह से ये पूरे मामला देखते हैं आप? हार्ड वर्क की ट्रेनिंग की, लोगों ने 9 बजे साथ में नॉकआउट करता है। 8 साल लग गए इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। 6 हफ्ते का कैंप उनको मिला होगा और बड़ा रीजनेबल परफॉर्मेंस दी है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बाहिफाजत होंगे, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त चल रही है, बीमारियाँ चल रही हैं, नज़ला, बुखार, खांसी, और बुखार भी ऐसा हो रहा है कि वायरल फ़ीवर बढ़ रहा है और हाई ग्रेड फ़ीवर तक जा रहा है। तो ये चीज़ों का ख्याल करना ये हमारे अपने ख़ुद के हाथ में है कि हम हाइजीनिकली अपने आप को साफ़ रखें, हाइजीन का ख्याल रखें। और उसके साथ साथ हमें चाहिए बार बार हाथ धोएं। अगर खुदा ना खासा ज़रा सी बुखार की अलामत आपको महसूस हो रही है तो फ़ौरन टेस्ट करवाइए, डॉक्टर से रुजू कीजिए। और इसी के साथ ही मैं आपको ये मेंशन करना चाहूँगी कि आप लोग डेंगू जब हो रहा है तो लोग बहुत डिले कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने में। रीज़न उसका ये है, क्या है, क्योंकि बुखार होता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम कहते हैं शायद वायरल फ़ीवर है, जिस्म में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है। अपने शो पे भी बार बार आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी आंखों में दर्द हो, यानी कि जब आप अपने आई बॉल्स मूव कर रहे हो, साइड पे देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, आपकी आंखों में दर्द महसूस हो रहा हो, जिस्म बुरी तरीके से टूट रहा हो, हड्डियों में दर्द हो रहा हो, तो फ़ौरन से बेशतर आपने क्या करना है, आपने वेट नहीं करना, आपने डॉक्टर के पास जाना है और अपना डेंगू का टेस्ट करवाना है। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हमें हमेशा से हम जानते हैं, हमें पता भी है, आपको बताते भी रहते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं बात करूँ कि डेंगू इतना बुरी तरीके से फैला हुआ है कि हॉस्पिटल्स फुल हुए हुए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं चाहूँगी कि छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। डेंगू में प्लेटलेट्स सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब प्लेटलेट्स गिरते हैं तो डेंगू की सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है और इंसान अपनी जान से हाथ भी धो बैठता है। तो प्लेटलेट्स के लिए ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं और इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे साइंटिफिकली इस पर वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है। तो नुकसान कुछ नहीं है। अगर किसी की खुदा ना खासा किसी को डेंगू है तो सबसे पहले पपीते के पत्तों का पानी वो पिलाइए। तरीक़ेकार बहुत आसान है। अगर आप किसी बाहर से आपको नहीं मिल रहा है, अव्वल तो एक बहुत ही बहुत फेमस शॉप है, जूसेस की शॉप है, मैं नाम नहीं ले सकती लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, बहुत फेमस है, मॉल्स में इजीली अवेलेबल है। वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बॉटल पपीते के पत्तों के पानी की जो है वो डेंगू पेशेंट्स के लिए दे रहे हैं। आप वहाँ से भी ले सकते हैं, वरना कहीं से भी पपीते के पत्ते आप अरेंज कीजिए, उनको अच्छे से वॉश कीजिए। नॉर्मल आपके घर में ब्लेंडर होता है, उस ब्लेंडर में उसको डालिए, उसका एक गाढ़ा तो थोड़ा सा पानी डाल के, लेकिन प्लीज़ मिनरल वाटर का इस्तेमाल कीजिएगा। मिनरल वाटर का इस्तेमाल करके उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद जितना गाढ़ा या जितना भी आपने पतला रखना है उसको आप पी लें। एटलीस्ट 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून तो डेंगू के मरीज़ को पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ज़रूर इफ़ाका होगा। और होम्योपैथिक में भी इसकी मेडिसिन आ गई है, बॉटल्स मिलती हैं, आप होम्योपैथिक के डॉक्टर से भी जाके ले सकते हैं। या फिर कुछ नहीं कर सकते आप तो एप्पल जूस, फ्रेश एप्पल जूस लीजिए, उसमें एक लीमू निचोड़ लीजिए, लीमू निचोड़ के वो डेंगू के पेशेंट को पिलाइए, इंशाअल्लाह ज़रूर इफ़ाका होगा। बहुक्म अल्लाह, मेरे खुदा ने चाहा तो ज़रूर इंशाअल्लाह शिफ़ा होगी और इफ़ाका भी होगा। बिस्मिल्लाह करके पढ़ाइए, अल्लाह का नाम लेके पिलाइए, ज़रूर अल्लाह ताला शिफ़ा देंगे। और इसी के साथ ही एक बहुत अफसोस की खबर आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे कि ICC के साबिक एम्पायर असद रऊफ़ साहब इंतकाल कर गए हैं। वो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। हमने उनको अपने शो पे भी लिया था। वो काम करते थे लुंडा मार्केट का, पुराने जो आइटम्स थे वो उसका क्रॉकरी हो गई, उसमें शूज़ थे, उसमें कपड़े थे, वो उसका काम करते थे लाहौर में। और जब वो अपनी शॉप बंद करके घर जा रहे थे शाम के वक्त, यानी कि रात के टाइम पे, तो उनके भाई ने ये चीज़ बताई है कि उनको सीने में दर्द महसूस हुआ, यानी कि उनको हार्ट अटैक आया था और वो इस हार्ट अटैक से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और आज हमारे बीच नहीं है। हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुक़ाम अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, आमीन। जनाब, ये तो थी फ़िलहाल तक की अपडेट जो हमने शो स्टार्ट किया आपसे। बस उम्मीद करती हूँ कि सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, डेंगू से भी, बुखार से भी, हर मूज़ी मर्ज़ से अपने आप को अल्लाह ताला हमें सबको बचा के रखे, महफूज रखे। नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर और फिर आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल हैपनिंग क्या हो रही है।
इंपोर्टेड हुकूमत सियासत से कप्तान की मकबूलियत कम ना कर सकी तो ओछे हथकंडों पर उतर आई। इंपोर्टेड हुकूमत का नफरत अंगेज मुहिम के लिए सरकारी टीवी का इस्तेमाल मुल्क में आग लगा सकता है। पीटीवी रेस्ट इन पीस ट्रेंड कर रहा है। सिंध बलोचिस्तान पानी पानी, सैलाबी सूरत हाल में 3.5 करोड़ से जायद शहरियों की जिंदगी में सिर्फ वीरानी। अजीम पाक फौज एक एक शहरी और हमारे इदारों के साथ साथ USAID का इदारा भी दिन रात मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ। साफ वुमेन फुटबॉल कप में पाकिस्तानी लड़कियों की कामयाबी, मालदीव को 7 गोल से हरा कर रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया भर में वाह वाह हो रही है। और हमारे नौजवान हमारा फख्र, पाकिस्तानी बॉक्सर आसिफ हजारा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग लीग एशिया पैसिफिक टाइटल अपने नाम कर लिया। आज कौमी स्टार से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी, तो आपको बताएं कि पॉलिटिकल हैपनिंग क्या चल रही है इस वक्त। फिलहाल झूठे मुकदमात, गिरफ्तारियां, पेशियां और अब मजहब कार्ड। इंपोर्टेड हुकूमत इमरान खान के बुक्स में हर हद पार करने से गुरेज नहीं कर रही है, वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ, जिस तरह सरकारी टीवी चैनल पर बैठकर गैर जिम्मेदारी से PTI के खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया गया, वो इंतहाई अफसोसनाक था। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक और इससे शर्मनाक सियासी मुहिम के लिए सरकारी टीवी का इस्तेमाल था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर PTI रेस्ट इन पीस ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सियासत में इस तरह के इल्ज़ामात मुल्क के लिए कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, क्या इस चीज़ का अंदाज़ा है किसी को? हुकूमत को अंदाज़ा है? और हुकूमत के लिए इसके असरात कितने भयानक होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ विंग की सदर कंवल शोज़ब। अस्सलाम वालेकुम कंवल एंड वेलकम टू दुनिया बोले। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। कंवल, ये बताइएगा कि कल जिस तरह की जावेद लतीफ़ साहब ने कॉन्फ्रेंस की है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इमरान खान के खिलाफ एक्शन लेने की इस्तदा, क्या आपको लगता है कि मजहब कार्ड का इस्तेमाल करना इस तरह सियासी अपनी मफाद के लिए, क्या ये सही है? कितनी घटिया हरकत है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बरदा। एंड मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने इतना सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है अपने मॉर्निंग शो में। देखिए, ये बहुत अरसे से हो रहा है, ये कोई आज पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब मुखालिफिन सियासी मैदान में और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में या आर्गूमेंट से आपको हरा नहीं सकते, फिर इस तरह के घटिया हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं टारगेटिंग करने के लिए और रिलीजियस इंस्टिगेशन के लिए, कि किसी तरीके से इंस्टिगेशन की जाए, लोगों के जज्बात को उभारा जाए। और उस तरह का जो पॉलिटिकल लीडर जिसको पूरी दुनिया मानती है, जिसने पूरी दुनिया में नामूसे रिसालत का जो अलम बरदार है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके आवाज उठाने से 15 मार्च UN में डिक्लेयर हो गया नामूसे रिसालत, और जिन्होंने ये बात पूरी दुनिया को रियलाइज कराई कि आपकी जो डिबेट है या जिस तरीके से आप तनकीद करते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो मुसलमानों के लिए बाइस तकलीफ है। और जिस तरह आपने हॉलोकॉस्ट को नो गो एरिया किया है, इस तरह हमारे लिए अपने नबी की तकरीम हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। उस पॉलिटिकल लीडर पे, उस लीडरशिप पे, इमरान खान साहब पे जिस तरीके की घटिया ये मुहिम जोई की जा रही है, मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अच्छा कंवल साहिबा, अभी तो आप लोगों ने ये कहा भी है ना कि आप लोग कोर्ट में जाएंगे इसके अगेंस्ट, और आगे फर्दर आप लोगों का क्या प्लानिंग है? कोर्ट में तो जा ही रहे हैं। इसी तरह ही मैं थोड़ा सा अगर आधा मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ इसका बैकग्राउंड बता दूं। जी बिल्कुल। देखिए, कई मामलात होते हैं जिसको आप जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलाते हैं तो समझने वाले को कुछ और बात समझ आती है, और जब बात की गई होती है तो वो डिफरेंट पैराए में की गई होती है। तो इस तरह की जो एक पाकिस्तान, हमारा 98% लोग मुसलमान हैं, और आप उनको इंतहा पसंदी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके मजहबी जज्बात को उभार के किसी को आप वल्नरेबल करते हैं। ये नहीं हुआ कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। फजलुर रहमान इसका चैंपियन है। एक जमाने से कभी यहूदी लॉबी, फिर कभी जी कादियानी लॉबी, और अजीब अजीब मामला। अभी आप देखें 7 सितंबर को उसने एक ट्वीट की कि हमारे डॉक्टर आसिफ जो है वो कांग्रेसमैन उधर इलेक्शन लड़ रहे हैं अमेरिका में, वो अमेरिकी निजात है लेकिन अमेरिका में सेटल्ड अमेरिकी हैं, और उनका भी अमेरिकी ही वो पाकिस्तानी निजात है। लेकिन उस पर किया कि जी ये देखें ये कादियानी। आपने एक तो उस शख्स के बारे में झूठ बोला, फिर उसके बाद जी खान साहब ने उनके बारे में एक वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया कि उनको आप जरूर सपोर्ट करें वहाँ के पाकिस्तानियों को। उनको कहा कि देखो ये अब कादियानी लॉबी को चला रहा है। हमारे जो सिटिंग चीफ है उनके बारे में इस तरह की पहले अटैक्स किए गए। तो
किसी भी सियासी फायदे के लिए या अपने ओपोनेंट को हराने के लिए आप रिलीजन का कार्ड इस्तेमाल करते हैं और उसको आप फैला देते हैं। इसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया जा रहा है, इसके लिए कानूनी चाराजोई की जा रही है। फजलुर रहमान और ये जो पीडीएम की जमातें ये मुख्तलिफ टाइम में ये करती पाई गई हैं, और ये जावेद लतीफ तो इंतहा का, मैं कहती हूँ कि इसका ये गलीज तरीन काम है जो इन्होंने किया है। खुद ये बयानात इस तरह के देते हुए पाए गए हैं। हमेशा ये असेंबली में ये मजहब कार्ड खेलते रहे। मेरे पे पूरी कैंपेन चली 10 दिन, एक क्लिप को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलाया गया, फिर मुझ पे कभी मलूना है तो फलाना है। भाई आप कौन होते हैं लोगों को जज करने वाले? आप किसी की मजहबी अकीदत को कैसे जज कर सकते हैं कि कौन कितना अच्छा मुसलमान है? ये तो अल्लाह का और उसका इंसान का मामला है, वो आपस में जानते हैं। और हम सारे अकीदतमंद हैं, सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कंवल साहब, ये मजहब कार्ड कितना खतरनाक साबित हो सकता है मुल्क के लिए? जी क्या फरमाया मैंने? कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये मजहब कार्ड जो खेल रहे हैं, मुल्क के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? आप सोचिए कि मरियम साहिबा लफ्ज चुनाव करती है फितना। फितना जो है वो उसको हमेशा मजहबी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, अगर आप गौर करें जी। और इसने इसका अल्फाज डिलिबरेटली इस्तेमाल किया है। इस मुल्क में लोगों को कत्ल करवाया गया है रिलीजियस इंस्टिगेशन के बाद। आपको याद होगा एक साबिक गवर्नर हमारे जो है वो इसका शिकार हुए। जी 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 बिल्कुल। और चीजों को आप उठाते हैं, कभी आप ईसाइयत पे लेक्चर देते हैं, कभी आप कादियानियत उठाते हैं, कभी आप सिख मजहब को उठा के इस तरह टारगेट किलिंग करवाते हैं। तो ये हमारा मुल्क एक एक्सेप्टेबिलिटी है, हमारे पास माइनॉरिटीज की भी एक्सेप्टेबिलिटी है। हमने तमाम हर एक को, हमारे फाउंडिंग फादर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच है कि जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद के तमाम यहाँ पर माइनॉरिटीज भी मेजॉरिटी एक रिलीजियस एक्सेप्टेबिलिटी और हार्मनी के साथ जिंदगी गुजारेंगी। हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया में इस वक्त टारगेटिंग की जा रही है। जो हिंदू फाशिस्ट हैं वो ना मुसलमानों को वहाँ सुकून से रहने देते हैं, ना वो किसी और मजहब को। आप यहाँ पर क्या कराना चाह रही है इस मुल्क में? इस मुल्क का आइन और कानून यहाँ पर इस तरह के मामलात को मना करता है। और एक मुसलमान को जो पूरी दुनिया में अलमबरदार है, जिसकी तकरीर या का नाबुदु व या का नस्तईन से शुरू होती, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का आपको मतलब सिखा रहा है, जिसने पूरे पाकिस्तान की यूथ की ट्रेनिंग अपनी स्पीचेस से की है, जो मेंबरों से जिन चीजों की तरबियत होनी थी वो आज हमारे, आप सोचे जलसों में लोगों की तरबियत की जाती है। उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आगाही और उनके रास्ते पर चलने की आगाही का पैगाम दे रहे हैं। आप उठा के जो है वो इस तरफ चल पड़े। अच्छा कंवल साहब, बात यहाँ पे ये है कि माजी में यही नून लीग की हुकूमत, अगर आप उठा के उनकी वीडियोस देखें, उनके बयानात देखें, तो मजहब कार्ड को सियासी तौर पे इस्तेमाल करने पे उन्होंने कितने बयानात दिए हैं कि सख्त मैं इसकी मजम्मत करती हूँ या करता हूँ, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने बयानात ऐसे हैं जो सामने आ जाएंगे। हम पुरानी इनकी वीडियोस उठा के देखें, नून लीग की हुकूमत की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली, बाकी काफी लोगों ने भी और किया, लेकिन फिलहाल हुकूमत इस वक्त है। लेकिन अब वो चाह क्या रहे हैं? इतने ऊंचे हथकंडों पे उतर आए हैं कि वो डर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके खाने के दांत और हैं और इनके दिखाने के दांत और हैं। ये मुनाफकतें करते हैं। आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स उठवा के देख ले, मैं आपको बता भी सकती हूँ कि कैसे कैसी बयानात ये देते रहे। नवाज शरीफ के अपने बयानात हैं किस किस किस्म के जी। वो अगर उठा के क्लिप्स अगर हम वायरल अभी कर दें तो इस मुल्क में कोई एक दूसरे की शक्ल देखने के काबिल नहीं रहे। वो हैं वायरल, वो सोशल मीडिया पे आज भी पड़े हुए हैं और लोग देख रहे हैं। मैं भी उन्हीं को देख के ही आपसे बात कर रही हूँ कि वो अभी भी सबको पता है किसने माजी में क्या किया है, क्या किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, किस तरह के बयानात दिए हैं। लेकिन तो बहुत दूर की बात है, हाल में बड़ा कुछ हुआ है। ये नेशनल असेंबली में बहुत कुछ होता रहा। वो अल्लाह के 99 नामों की कसमें खा खा कि किस किस्म के बयानात दिए गए, हम उसके ऐनी शाहिद भी हैं और ये कान सुनते भी रहेंगे। अगर उसको इस्तेमाल किया जाए ना तो ये बाहर नहीं अपने घरों से निकल सकते। लेकिन आपने मुल्क में एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करनी है, ये इंस्टिगेशन या आपने या एक्सट्रीमिज्म लेकर आनी है जो आगे आप इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से इस मुल्क में आई और इन्होंने ही वो आग लगाई। इनके फाउंडिंग फादर थे ज़ियाउल हक साहब और ये वही जुबान इस्तेमाल करते रहे बेनजीर के खिलाफ और अपने हर पॉलिटिकल ओपोनेंट और पाकिस्तान के बड़े लीडरशिप के खिलाफ हर जगह पे इन्होंने ये कोशिश की है कि ये मजहब कार्ड खेलें और लोगों को वल्नरेबल करें। सही। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ कि हर कोई यहाँ पर अपने अकीदे का, अपने ईमान का जवाब दे। हम अच्छे, अल्लाह का शुक्र है, कोशिश करते हैं कि अच्छे मुसलमान बने, अच्छे तरीके से अपने चीज़ों को आगे लेकर चले और अपने मामलात जो है उनको, अपनी इबादत को आगे लेके। तो हमें क्या हर वक्त आके
गारंटियां देनी पड़ेगी कि हम कलमा ऐसे पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हुए उनकी पैरवी करने की पूरी कोशिश करते हैं। सही। आप इस तरह अल्फाज पकड़ते हैं और आप उसको ट्विस्ट करते हैं, क्लिप्स को एडिट करवाते हैं और उसके बाद चलाते हैं ताकि लोग अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उन पे आप अटैक करा सके। अपनी मर्जी से अल्फाजों को मोड़ तोड़ के इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा कमल साहब, मुझे ये बताएं कि सियासी उनको केसेस में नहीं फंसाया जा रहा, खान साहब को नहीं फंसा सके, तो अब उनको आखिर में लगा कि शायद मजहब कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो शायद इमरान खान साहब को इस तरह से दीवार से लगा दिया जाए। क्या ये रीजन है कि इसमें? वर्दा मैं आपको सीधा बताऊं, 20 FIR इन्होंने काट ली उस शख्स पे जिसकी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है, जो इंसाफ के नाम पे शुरू हुई है और आज तक उन्होंने जो जेल काटी है वो जजेस की बहाली के पीछे काटी है इमरान खान साहब ने। मगर मैं आपको इतना बता दूं कि अल्लाह ताला का भी हुक्म है कुरान में कि वरफाना अल्लाह का जिक्र, कि मैंने अपने नबी के नाम को बुलंद कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लीडर ने काम किया है उसकी पूरी दुनिया गवाही देती है। हम जुबानी जमा खर्च नहीं करते। OIC के फोरम्स हो, चाहे UN का फोरम सेक्रेटरी जनरल के सामने जो स्पीच थी, और उसके बाद आप देख लें कि दुनिया के हर मुल्क में हर फोरम पे उन्होंने जाके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बात की, उनकी तालीमात की और उनके जो सुन्नत नबी है उसको फॉलो करने की बात की है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लें ये मुंह की खाएंगे और इन्हीं को ही एंड में जो है वो जलालत भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुनाफिकत कर रहे और ये बदनीयती के साथ ये सारे काम कर रहे हैं। ये कोई तरीकेकार है? मुझे बताएं, स्टेट का चैनल जिसके लिए हर कोई अपने बिजली के बिल में टैक्स पे करता है PTV के लिए, उसको इन्होंने अपना पर्सनल चैनल बनाया और हमेशा यही करते हैं। गवर्नमेंट इदारा है ना गवर्नमेंट जी, इसलिए ये हमेशा इसी तरह ही करती है। इसको ये इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन के लिए। आप देखें फवाद चौधरी साहब को जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया, उन्होंने चैनल को खोल दिया, उसमें एक ऐसे प्रोग्राम के सेगमेंट्स किए जिसमें से 2 बंदे ऑपोजिशन के बैठते थे। पीपल्स पार्टी का के मुस्तफा नवाज खोखर को लिया, उधर से अहमद साहब को लिया जो MP है, और पूरी पॉलिसी बनाई कि इसको हर एक के लिए खोलना है। 3-4 का पैनल बैठा करता था, 3 ऑपोजिशन के लोग होते थे, 1 हुकूमती नुमाइंदा होता था। मैं खुद वहां जाके टॉक शोज करती हूँ। हमारे पे तो हर तरह का बैन लगा देते हैं। आपको पता है कि चैनल के ऊपर सिर्फ एक पॉलिसी है कि आपने सिवाय इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के उनका आप नाम भी नहीं ले सकते, उनकी कोई चीज आप नहीं दिखा सकते। सही। अच्छा कमल साहब, मरियम नवाज के पास तो कोई ओहदा भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो PTV को इस्तेमाल कर रही है, उसके प्लेटफॉर्म को वो किस ओहदे से इस्तेमाल कर रही है? ये है कि वो एक डिफेक्टो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जिसको 10 साल की कैद हुई थी, 10 साल के लिए नाअहल है, 7 साल के लिए उसके ऊपर कैद है और जमानत उसको एक ऐसे भोंडे बात पे मिली हुई है। वालिद उसका लंदन बैठा है जिसकी इयादत वो यहाँ से बैठ के कर रही है और वो दंदनाती फिरती है, तकरीरें करती है, और स्टेट के चैनल्स और बाकी सारे पैमरा के जितने भी पॉलिसीज है वो उसके लिए बिल्कुल सही है कि वो मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक सियासी पार्टी PTI जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और जो दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी जमात है, उसके ऊपर बैठ के तबर्रा पड़े, उनको फितना कहे, उनको दहशतगर्द कहे, उन पे अटैक करने के लिए ट्वीट्स करे, उन पे अटैक करने की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे, रिलीजियस इंस्टिगेशन कराए। ये जावेद लतीफ को मुलाजिम है पर्सनल नवाज शरीफ और मरियम का। मरियम ने असल में ये कैंपेन चलाई है, वो हमारी बीबी है, बीबी बुशरा, उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाती है, हर औरत को वो टारगेट करती है। मेरे पे कितनी दफा टारगेटिंग की गई है, कभी हमें धमकियां मिलती हैं आधी रात को कि जी आपकी हम वीडियोस निकाल देंगे। भाई हमारी कोई वीडियोस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो लाइब्रेरी एक ही औरत की जिसका नाम मरियम है, जिसने पूरी दुनिया की असली नकली हर तरह की वीडियोस रखी हुई है और जो घटियापन उसके वालिद साहब करते रहे बेनजीर के खिलाफ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ, वो कुछ ना होते हुए भी वही कुछ कर रही है, उसकी तरबियत ही है। अब इस मुल्क में पहले आपने फसाद मचाया, सियासी फसाद मचाया, आपने रजीम चेंज का हिस्सा बने, अब आप एक मजहबी कार्ड खेल के, जो पहले भी आप खेलते रहे, अब मजीद आप अनरेस्ट क्रिएट करने की और दंगा फसाद कराने की साजिश करेंगे। मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। सही। अच्छा आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, वक्त की कमी है। और ये मजहबी रंग दे के जो दंगा फसाद कराना चाहते हैं या जिस तरह उन पे पहले अटैक करवाने की कोशिश की गई, ये सारा साजिश, ये वो है जो मैं आज आपको पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ।
कि खान साहब की जान को खतरा है, और ये मजहबी कार्ड का रंग दे के जो जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो साफ दिख रहा है। कमल साहब, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दें बराए मेहरबानी, वक्त की कमी है। पीडीएम का मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? और खान साहब ने भी क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अब बस सितंबर ज़्यादा उनको इंतजार नहीं करेंगे, वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो आपको क्या नजर आ रहा है फ्यूचर में अनकरीब क्या होने वाला है? देखिए, पीडीएम जो है उसका कोई सियासी मुस्तकबिल, गुलामों का क्या मुस्तकबिल होता है? बेगर्स का तो बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो तो खुद कहते हैं हम फकीर हैं, हम तो भिखारी हैं। फकीर तो बड़ा ऊंची, फकीरी तो बहुत ऊंची बात है। और वो भी वो लोग जिनको यकीन दहानी करवाई जाती है कि जी पैसे हम करप्शन में नहीं जाएंगे, ये पैसे वाकई हम सैलाब मुतासरीन के लगाएंगे। ऐसी ही सूरत हाल चल रही है फिलहाल। ये भिखारी हैं, ये बूट पॉलिसी है, इनका क्या फ्यूचर होगा? अवाम तो इनको मुंह नहीं लगाने को तैयार, अवाम में ये निकल नहीं सकते। ये पीटीवी जैसे स्टेट के चैनल्स को जो अवाम के टैक्स के पैसों से चलता है, जो पीटीआई के लोग भी उतना ही टैक्स पे करते हैं जितना कोई और करता है, उसको इस्तेमाल करते हैं सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ दो जमातें हैं, एक पीडीएम है और एक पीटीआई है। बाकी इनकी आपस में तो अब कोई आइडेंटिटी रह नहीं गई है। आप इनका डीएनए टेस्ट भी करा लेना। सही, अब इनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कमल शोजब हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, वुमेन विंग। तो मच आपको अपने अपना हमें कीमती वक्त दिया। और बिल्कुल सही कह रही, हुकूमत को एटलीस्ट इतना तो सोचना चाहिए ओछे हथकंडे अपनाने से पहले कि एटलीस्ट आप देखें कि आपके मुल्क का इम्पैक्ट इंटरनेशनली क्या जा रहा है, लोग क्या सोचेंगे आपके मुल्क के बारे में कि जी एक तरफ इतनी ख़राब सूरत हाल है, सैलाब मुतासरीन तबाह बर्बाद हो रहे हैं, मुल्क 60-70% तबाह हो चुका है, फसलें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन आप जो हैं वो मज़हब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ सियासी सूरत हाल को अपने जानिब करने के लिए। तो खैर इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हम आगे मज़ीद शो में भी गुफ्तगू जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सैलाब मुतासरीन से कौन किस तरह से हमें कितनी इमदाद पहुँच पाई है, कितनी नहीं पहुँच पाई है, सब डिस्कस होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि सैलाब मुतासरीन जिस तरह से अभी परेशान हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्कूल्स में, लेकिन ये सब काम कर कौन रहा है? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एरिया इस वक्त सिंध है जो सैलाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। लेकिन सिंध में एक ऐसा इदारा है USAID जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने मल्टीपल स्कूल्स हैं वहाँ पे। वो USAID का इदारा वैसे तो हर जगह काम करता है, हेल्थ में, एजुकेशन में, म्यूनसिपल में, लेकिन उसके अलावा सिंध में बहुत इस सेक्टर में उन्होंने काम किया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदील अहमद। पेशे के लिहाज से इंजीनियर है और वो USAID के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इंजीनियरिंग ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। और अदील साहब की महारत सिंध में एजुकेशन बेसिक जो है उसमें कितनी ज़्यादा है, उन्होंने एक SBEP प्रोग्राम, म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम शामिल है, और ये MSP और सिंध हुकूमत के ज़रिए अमरीकी हुकूमत के दरमियान शराकती प्रोग्राम है, यानी कि एक म्यूचुअल प्रोग्राम है ये। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मज़ीद डिटेल्स हमें बताएं कि USAID सिंध में किस तरह से काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम अदील अहमद साहब एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। अच्छा जी, अदील साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले तो USAID बहुत ज़्यादा काम करती है, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, म्यूनसिपल का सेक्टर हो गया। सिंध में फ़िलहाल आप लोग कितना काम कर रहे हैं सेक्टर में? देखिए, US की प्रेजेंस तो काफ़ी पुरानी है यहाँ पे। असिस्टेंस हम 1950 से देते आ रहे हैं। इस वक्त करंटली हमारे दो बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम है जो $37 मिलियन का प्रोग्राम है। इसका जो सेंट्रल फोकस है वो जैकोबाद शहर में है, अगेन नॉर्दर्न से शुमाली सिंध में आता है वो। इसके साथ हम सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके तहत 106 सिंध गवर्नमेंट के स्कूल तामीर किए जा रहे हैं। जी, SBEP सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें से भी अगेन वो नॉर्दर्न जो हमारा सिंध जैसे शुमाली सिंध है उसमें 60 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कराची में 9 स्कूल्स हम तामीर कर रहे हैं इस वक्त। ये बिल्कुल नए स्कूल्स हैं, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द स्क्रैच इसको नए बनाए गए हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन की गई है और जो बेसिक जो भी एमिनिटीज़ रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी वहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि आप लोगों के सिंध में टोटल आई थिंक 106 स्कूल्स आप लोगों ने बनाए हैं जी, और 83 इसमें से ऑपरेशनल हैं। 106 तामीर करने हैं जिसमें से 83 कंप्लीट हो गए हैं। ओके, बाकी जो 23 हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इसमें से आप लोगों ने सैलाब मुतासरीन को एज ए शेल्टर के तौर पर भी कुछ स्कूल्स प्रोवाइड किए हैं ना? जी, क्योंकि देखें ये 2010 के जब फ्लड्स आए थे पिछले दफ़ा, तो उसके बाद ये स्कूल्स की तामीराती प्रोग्राम USAID की मदद से सिंध गवर्नमेंट ने तामीर किए हैं।
इसका जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि अगर दोबारा खुदा न खास्ता फ्लड्स आएंगे, सैलाब आएगा, तो ये उसको सस्टेन कर सकेंगे। तो इसकी जो इंजीनियरिंग थी वो इसी तरह से की गई थी कि ये सैलाब को सस्टेन कर सकें। अच्छा, हमारे इस वक्त जो सैलाब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे स्कूल्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, बल्कि कुछ सक्सेस स्टोरीज़ ऐसी भी आई हैं कि चारों तरफ पानी है और ये ओनली बिल्डिंग स्टैंडिंग नज़र आई है। सही। क्योंकि ये एक ही ड्राई प्लेस थी, शेल्टर यहाँ पे लोगों ने आके सैलाब ज़दगान ने लिया है, और तकरीबन 14 स्कूल हमारे ऐसे हैं जहाँ पे सैलाब ज़दगान जो है वो एज अ शेल्टर उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये 14 स्कूल जो है वो आपके एज ए शेल्टर के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और बाकी अभी भी ऑपरेशनल है, वर्किंग कंडीशन में, कि स्कूल से कोई जा नहीं रहा है? हाँ, स्कूल्स कुछ जगहों पे ऑपरेशनल हैं, कुछ जगहों पे नहीं है, वहाँ पे सैलाब ज़दगान है, और कुछ जगहों पे एक्सेस नहीं है, तो इस वक्त स्कूलिंग जो है वो वहाँ पे बड़ी मुश्किल है इस वक्त। अच्छा, ये जब सैलाब मुतासरीन शेल्टर्स में आते हैं, स्कूल जो शेल्टर्स आपने प्रोवाइड किए हैं, तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनका हाइजीन का इशू बहुत ज़्यादा है, तो उसको किस तरह से टेक केयर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक हेल्थ के सेक्टर में आता है यूएसएड की जानिब से, तो उसको कैसे मॉनिटर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्कूल्स को चलाती हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका अपना एक सेटअप उन्होंने किया हुआ है, वो उनको हेल्थ केयर उनकी टेक केयर कर रही हैं वहाँ पे, हाइजीन, सैनिटेशन, इनफैक्ट मेडिकल कैंप्स वहाँ पे लगे हुए हैं, और वो उनको सपोर्ट कर रही हैं सैलाब ज़दगान को इस वक्त। सही है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप लोग क्या ताउन कर रहे हैं फ़िलहाल सिंध में, और कितने अरसे में देखते हैं कि फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होगी सिंध में? देखें, एक तो ये प्रोग्राम हमारा 106 स्कूल्स हम बनाने, जिसमें 83 कंप्लीट हो गए हैं, बाकी करीब इंशाल्लाह सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम है जो जैकबाबाद में है, $37 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इसमें वाटर सप्लाई का कंपोनेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है, शहरियों को साफ़ पानी मिल रहा है इस वक्त जैकबाबाद में। इसके साथ ही उसका जो सैनिटेशन का पार्ट है, तो ये सारे जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लानिंग्स हैं, ये फ़िलहाल है या फिर ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है सारी? देखिए, ये चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, ऑन गोइंग हैं ये, और ये अनकरीब इनको ख़त्म होना है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंपोनेंट्स वाइज होते हैं ये। तो एक कंपोनेंट उसका ख़त्म हो गया, जैसे ड्रिंकिंग वाटर का ख़त्म हो गया है, अब उसका वेस्ट वाटर का कंपोनेंट चल रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हमने गाड़ियाँ प्रोवाइड की हैं, मतलब कचरा उठाने की गाड़ियाँ हमने प्रोवाइड की हैं, तो ये कंपोनेंट वाइज है, कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म है, लेकिन उसके अब वो अपने इख्तिताम तक पहुंच रही है। सही है। जैकबाबाद में म्यूनसिपल सर्विसेज जो है आपकी काम कर, यूजुअली ये काम तो गवर्नमेंट का है, हुकूमत के इदारे करते हैं, लेकिन आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जी, तो वो किस तरह से? अच्छा, हम भी यूएसएड जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रही है। सही। तो सिंध गवर्नमेंट के साथ वो प्रोजेक्ट बनाते हैं हम, उसके बाद वो हैंड ओवर हो जाता है म्यूनसिपल सर्विसेज को, जो उसको रन करती है। अच्छा, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? हाँ, अच्छा, इसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे है ना, वो अकेला इज़ नॉट इनफ। सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें और लोग उसको चला ना सकें तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो इसी हवाले से हम ये करते हैं कि पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, फिर उसकी लोगों की ट्रेनिंग्स कराते हैं, कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चला सकें, उसको रन कर सकें लॉन्ग टर्म के, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उसके लिए हम उनको ट्रेनिंग्स और कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी करते हैं। तो यानी आपको लग रहा है कि फ्यूचर में जिस तरह की ट्रेनिंग और बिल्डिंग करें तो यानी फ्यूचर में ही हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। बिल्कुल, ये सस्टेनेबल एक मॉडल है कि आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, साथ में उसकी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर दें। इसी तरह स्कूल भी जो है, स्कूल्स हमने प्रोवाइड किए, साथ में उनको एक प्राइवेट एंटिटी जो है वो उसको रन कर रही है। गवर्नमेंट स्कूल है, फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं चार्ज। मॉनिटरिंग भी होती है आप लोगों की साइड से फिर? हाँ, मॉनिटरिंग इसकी सिंध गवर्नमेंट ही करता है, बट ऑफ कोर्स यूएसएड बीइंग उन्होंने फंड्स दिए हैं तो ऑफ कोर्स उनकी मॉनिटरिंग जारी है। अच्छा, JIMS हॉस्पिटल है जी, एक, ये कहाँ पे है और इसके बारे में कुछ बताएं डिटेल्स हमें। ये जैकबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, अगेन यूएसएड की मदद से ये बनाए गए हैं, वहाँ पे यूएसएड की फंडिंग थी, जैकबाद में बनाए गए हैं। 155 बेड हॉस्पिटल है, यस, अ बिग हॉस्पिटल। इसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, इमरजेंसी है, OPD है, IPD है। अच्छा, इसकी जो बहुत अच्छी बात यह है क्योंकि जैकबाद बिल्कुल नॉर्दर्न सिंध में आता है, ये बॉर्डर करता है पंजाब के साथ भी और बलूचिस्तान के साथ भी, तो ये सारे पेशेंट्स जो हैं ये उनके भी कवर कर रहा होता है, मतलब बलूचिस्तान से भी लोग आ रहे होते हैं, पंजाब से भी लोग आ रहे होते हैं सिंध में। तो इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हो गया था 2016 में और तब से ये फंक्शनल है, सिंध गवर्नमेंट इसको रन कर रही है। अच्छा, अभी तक फंक्शनल है ये? अच्छा, हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये पूरा ये उसी की बात कर रहे हैं। ये म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम है, ये हमारे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स हैं। इसकी इंजीनियरिंग भी, ये जिम्स है जो जैकबाद हॉस्पिटल है। स्कूल्स की बड़ी अच्छी खासियत ये है कि ये वेरी एरी, वेरी विंडी, गर्मी में इतने गर्म नहीं होते, हाई सीलिंग्स है,
तो उस हवाले से ये बड़े अच्छे यानी कि भाई अगेन बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसका बहुत तरीके से प्लानिंग के साथ बनाया गया ताकि ज़्यादा गर्मी ना हो, कि उस तरह के इंटीरियर इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। अच्छा, ये तो आप लोगों ने बहुत ही वाव बिल्डिंग बनी है, बहुत अच्छी बनी हुई है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, हाई क्वालिटी बिल्डिंग है। लेकिन बात अगर हम करें एजुकेशन सिस्टम की तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम अभी भी देखें तो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे कोई भी नहीं है। बिल्डिंग्स तो हैं, स्कूल्स तो हैं, लेकिन सिस्टम कुछ नहीं है। देखें हम अपने जो हमारा प्रोग्राम है, मैं उसकी अगर बात करूं तो आपने बिल्डिंग बना दी, बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बना दी। इसके साथ ही इसको जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने 10 साल के एग्रीमेंट के तहत एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिया। वो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, तो वो विद सपोर्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट के टीचर्स वो उनको रन कर रही हैं। लेकिन तो वो गवर्नमेंट टीचर्स ही हैं ना? नहीं, प्राइवेट टीचर्स भी उनके साथ ही हैं। तो गवर्नमेंट टीचर्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, प्राइवेट टीचर्स ही यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ ये मिल के एक 10 साल का एग्रीमेंट किया गया है जो करेंगे, उसके बाद ये सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो जाएंगे। तो आपको प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन इन अ गवर्नमेंट स्कूल जो कि फ्री है वो मिल रही है, और ये सब सिंध गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट के साथ। और ये अभी कंटिन्यू चल रही है? एग्जैक्टली, यस, यानी ऑपरेशनल है? ऑपरेशनल है ये। 83 स्कूल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी 23 भी हो जाएंगे तो वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने स्कूल की बात की जाकर बाद में जो आपने हॉस्पिटल बनाया है, सॉरी, वो हॉस्पिटल में कहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? क्या वो हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गम्बट हॉस्पिटल टाइप है जहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट भी ईजिली हो जाता है और सब कुछ ऑपरेशन वगैरह, सर्जरीज वगैरह, हर तरह के क्रिटिकल केसेस भी लिए जाते हैं? देखिए, इमरजेंसी यहाँ मौजूद है। लिवर ट्रांसप्लांट का मुझे इतना इल्म नहीं है, शायद वो ना होता हो क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड एक चीज़ है, वो गम्बर्ट में हो रही है। लेकिन इमरजेंसी वहाँ पे मौजूद है, इमरजेंसी फंक्शनल है, OPDs वहाँ पे ऑपरेशनल हैं सारे। अगेन वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये सिंध गवर्नमेंट ही उसको चलाती है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से वो चलता है। सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पे वो सारी मौजूद हैं वहाँ पे। और वहाँ पे लोगों को वो सर्व करें। मैंने जैसे कहा कि बलूचिस्तान और पंजाब से भी लोग आते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो उस इलाके में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और क्योंकि वहाँ पे सबसे प्रॉब्लम यही होती है ना, कोई बीमार होता है, एक हॉस्पिटल तक पहुँचना इसकी बड़ी मुश्किल बात है, शहर तक पहुँचना, लेकिन जगह पर बाद में अब एक इस तरह का हॉस्पिटल है, तमाम पैसा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये तो तमाम चीज़ें हो गई, एजुकेशन की हो गई, हेल्थ की हो गई। अभी फ़िलहाल जो सैलाब मुतासरीन हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका घर दोबारा से रीबिल्ड करना, दोबारा से उन इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना कि जो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, लगी नहीं रहा कि वहाँ पर सड़कें हैं। तो यूएसएड उसके लिए भी क्या काम कर रही है? देखिए, यूएसएड ने, यूएस गवर्नमेंट ने $53.1 मिलियन की असिस्टेंस का अनाउंस किया है। वो हमारा ब्यूरो ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू ये रिलीफ और रेस्क्यू का काम ऑन गोइंग है, स्टार्ट हो गया है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, इसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, उधर नॉर्दर्न एरियाज़ में भी आएगा ये। तो वहाँ पे ये काम स्टार्ट हो गया है। अच्छा, हमारे जो स्कूल्स हैं, बड़े मज़े की बात है क्योंकि जैसे मैंने कहा 2010 में ये आए थे, तो आइडिया यही था कि एक तो बेसिक एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे और साथ में शेल्टर भी प्रोवाइड होगा, जो कि ये अपना काम पूरा कर रहे हैं इस वक्त। जैसे मैंने कहा 14 स्कूल हैं हमारे इस वक्त जो कि शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं सैलाब ज़दगान को, क्योंकि हर तरफ पानी था। ये एक वाहिद स्कूल, एक दूर से एक बिल्डिंग नजर आती थी जिसमें पानी नहीं था, जो एक कह सकते हैं कि एक स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मौजूद था। तो वहाँ पे लोगों ने वो एज अ पनाहगाह वहाँ पे यूज़ किया। लेकिन वो कब तक यूज़ करेंगे? डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं तो अपने फिर घरों में मुंतकिल होना ही है ना। तो इसलिए मेरा सवाल है कि आपका ताल्लुक जो है वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस से, इंजीनियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से आपका ताल्लुक है, आगे मजीद फ्यूचर प्रोजेक्ट से। तो मैं इस वजह से पूछना चाहती थी कितना टाइम लगे इनकी बहाली के लिए, इनके मकानात तामीर करने के लिए? हमें इस तमाम सिनेरियो से निकलने में कितना वक्त दरकार है और यूएसएड क्या हेल्प करो, कब तक जो है ये हम इससे निकल सकते हैं बाहर? देखिए, इसमें अभी तो देखिए इस वक्त चारों तरफ पानी ही पानी है। सबसे पहले तो इस पानी को जाना होगा। ये जब पानी चला जाएगा फिर आप इसकी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करेंगे। तो ये पानी निकालने के लिए, पानी की निकासी के लिए कोई प्लानिंग, कोई हम सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं अभी तक, क्यों? सिंध गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, वो पानी निकालने का भी कर रहे हैं, वो कोशिशें तो वो अपनी पूरी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पानी जल्दी निकल जाएगा, उसके बाद हम डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी पानी को निकलने में 6 महीने लगेंगे, तो डू यू रियली थिंक, क्योंकि आप भी इस प्रोफेशन से ताल्लुक, तो आपको लगता है कि 6 महीने लगेंगे? 6 महीने में तो सब कुछ तबाह बर्बाद खत्म हो चुका होगा? लेकिन तबाही तो बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत लार्ज स्केल पे हो चुकी है इस वक्त। कोशिश तो ये लोग अभी भी कर रहे हैं क्योंकि पानी का इनफ्लो अभी भी मौजूद है, पानी अभी भी आ रहा है। सिंध गवर्नमेंट की कोशिशें हैं और साथ में यूएसएड भी अपना जो रिलीफ का काम है वो भी इन स्कूलों पे, स्कूल कह रहा हूँ, वो सैलाब ज़दगान के लिए कर रहे हैं। अभी तो लोगों को निकालना है पानी से, उसके बाद फिर डेवलपमेंट का काम हम स्टार्ट करेंगे कि भाई इनके घर कैसे बनेंगे,
कुछ स्कूलों में इन्होंने पनाहगाह ली हुई थी, कुछ स्कूलों पे इन्होंने खाली भी कर दिए हैं, वो अपने घरों की तरफ वापस जाने लगे हैं। वहाँ पानी डाउन हो गया है, वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट करेंगे। हमारा जो इस वक्त जो हमने जो फंडिंग अनाउंस की है उसकी वजह से उससे बेसिक सबसे पहला तो रिलीफ देना है उनको और उसके बाद रेस्क्यू करना है। डेवलपमेंट सेकंड फेज़ में आएगी, जब तक ये पानी नहीं जाता डेवलपमेंट उसके बाद ही होगी। सही। अच्छा, सैलाब की वजह से आप लोगों के काफ़ी जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, अंडर डेवलपमेंट थे, अंडर कंस्ट्रक्शन भी थे कुछ, उसमें काफ़ी ज़्यादा रुकाव है, कितना डिले आया है उसमें और आगे मज़ीद कितना डिले देख रहे हैं आप? आपको लग रहा होगा कि जी ये ऐसे में तैयार हो जाएगा मगर अब मज़ीद प्रोलॉन्ग हो गया? देखिए बहुत अच्छा सवाल है इसमें। जैसे आपको पता है चारों तरफ पानी है, एक्सेस बहुत मुश्किल हो गया है। आइलैंड बना हुआ है बेसिकली, अगर हम ये कहें तो। बिल्कुल ऐसे ही है। सप्लाई चेन आपकी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है, सामान नहीं आ सकता, लोग नहीं पहुंच सकते। नॉर्दर्न सिंध में चारों तरफ पानी है। कंस्ट्रक्शन तो इस वक्त एट हॉल्ट है, कुछ जगहों पे हो रही है। अंदर जैसे आप चारों तरफ पानी है लेकिन अंदर आप स्कूल के अंदर जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है अंदर आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी मटेरियल वगैरह तो चाहिए होगा ना, वो कहाँ से लेके आएंगे? इस तरह जैसे मैंने कहा सप्लाई चेन इस वक्त बिल्कुल डिस्टर्ब हुई है। अभी उस स्केल पे काम नहीं हो रहा, डिलेज ऑफ कोर्स हैं उसमें, नज़र आ रहे हैं कि ये डिलेज होंगे। कितने डिले होंगे इसका अभी इस वक्त अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये पानी नहीं जाता आप कुछ कह नहीं सकते ये कब तक होगा। सप्लाई चेन आपकी रिस्टोर होनी ज़रूरी है ताकि मटेरियल आए और आप कंस्ट्रक्शन कर सकें अपनी। सही। अच्छा, आप लोग इन इलाकों में जाके काम करते हैं, यूएस बीइंग ए यूएसएड एक रिप्रेजेंटेटिव, तो वहाँ लोगों का रिस्पांस कैसा था कि इस तरह के इलाकों में तो बेसिक नेसेसिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती हैं और आप लोग इतना अच्छा स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी अच्छी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका रिस्पांस कैसा होता है आप लोगों की जानिब? देखिए स्कूल में तो ऐसा है कि अगर एक क्लासरूम 40 बच्चों के लिए है तो वहाँ पे आपको 60 बच्चों की इनटेक की रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। आपको एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिल रही है। सबसे बड़ी बात इसमें मैं अगर गर्ल्स एजुकेशन की बात करूँ इसमें ना, तो हालांकि बेसिक चीज़ है, सेपरेट वॉशरूम फॉर गर्ल्स आपने लेकिन हमारे लिए बेसिक है टू बी ऑनेस्ट विद यू अदी, लेकिन अगर हम इंटीरियर साइड में चले हैं तो वहाँ पे ये बेसिक नहीं है। उसके बेसिक के लिए बहुत फाइट करनी पड़ती है आपको कि गर्ल्स को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इनफैक्ट वॉशरूम्स जब जो बात कर रहे थे, सेपरेट एक वॉशरूम प्रोवाइड करने से आपका इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस वक्त। हमारे जो गर्ल्स हैं उनकी इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सो विच इज़ अगेन अ सक्सेस स्टोरी। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लोग बहुत दूर दूर के इलाकों से वहाँ पे आ रहे हैं हमारे स्कूल्स के एजुकेशन लेने के लिए, और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है स्कूल्स का। अगेन फ्री है, गवर्नमेंट स्कूल है ये। ये सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम फ्री है। वहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक एजुकेशन का सिस्टम भी प्रॉपर बनाया गया है, प्रॉपर करिकुलम है वहाँ पे जिसको प्रॉपर जो है मॉनिटर किया जा रहा है बाय सिंध गवर्नमेंट। और सिंध गवर्नमेंट ही काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिल के इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है। तो डेफिनेटली आई रियली होप और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। एज ए इंजीनियर आपने जाहिर से बाहर भी काम किया होगा, आप यूएसएड के साथ काम कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है दोनों जगह काम करने में? और पर्सनली आपको कैसा लगता है कि बीइंग अ यूएसएड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर? मैंने बाहर भी काम किया, इंजीनियरिंग का काम किया, उसके बाद यूएसएड जो है ना, आपको सबसे अच्छी फीलिंग होती है कि यू आर गोइंग टू द पीपल डायरेक्टली। आप लोगों की ज़िंदगी में डायरेक्टली आप इम्पैक्ट एक ला सकते हैं। स्कूल कंस्ट्रक्शन की, वैसे तो स्कूल आप कंस्ट्रक्शन करें, लेकिन स्कूल आप बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप होटल भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन स्कूल कंस्ट्रक्शन इज़ लाइक कि आप लोगों को डायरेक्टली आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है। हेल्थ सेक्टर में बात कर लें, जैसे हमारा म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम है, लोगों को पानी मिल रहा है, वो एक फ़ीलिंग जो है दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। वो एक आपको फीलिंग ऑफ अचीवमेंट नज़र आती है कि आप कुछ डायरेक्टली लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो यूएसएआईडी जो है वो बड़ा अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट है। आप देखें एजुकेशन में हो गया, हेल्थ में हो गया, साफ़ पानी हो गया। साफ़ पानी बेसिक नेसेसिटी है, वो आप अगर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो और आप जब जाएं उनसे प्राउड आल्सो ना कि खुद को भी फील होता है कि अचीवमेंट है, कि आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है अच्छा काम करके। आप लोगों से मिले, लोगों की बातें सुने, दे अप्रिशिएट, उनको पता है कि कौन ये काम कर रहा है, किसकी वजह से ये काम हो रहा है, यूएसएआईडी की वजह से काम हो रहा है, सो दे आर हैप्पी। आप उनसे मिलकर खुश होते हैं, यू फील प्राउड लाइक यू सेड। अचीवमेंट है कि आपको एक अचीवमेंट कि आपने कोई ये काम किया है जिससे डायरेक्टली लोग जो हैं वो कहते हैं कि आपकी वजह से किसी दूसरे के चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी आ जाए तो उसका जो सुकून मिलता है ना आपको, वो शायद आपको अपने किसी भी चीज़ से आप कुछ पा लें, अचीव कर लें, उससे भी नहीं मिलता। जो किसी दूसरे के चेहरे पे मुस्कान देख के आपको सुकून मिलता है क्योंकि वो आपकी वजह से आई है। अच्छा, आप तो इन इलाकों में जाते रहते हैं, यहाँ पे तो बेसिक नेसेसिटी जैसे हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसका लैक है, बहुत ज़्यादा लैक है यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा जैसे आपने देखा म्यूनसिपल की अगर हम बात करें शोबे की, तो वहाँ आपको अभी क्या लगता है कि अभी मज़ीद किन किन चीज़ों पे काम होना चाहिए और फौरी तौर पे होना चाहिए?
देखिए म्यूनसिपल सर्विसेज में सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका ये साफ़ पानी आ गया, उसके बाद इनका ये जो कचरा उठाना है उसका डिस्पोजल है, फिर वेस्ट वाटर की चीज़ें जो हैं कि गंदा पानी की निकासी का काम करना चाहिए। जैकाबाद में हम ये काम कर रहे हैं, हमने ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर दिया है, साथ में अब हम जो गंदा पानी है उसका निकाल का काम चल रहा है, वो भी 70% कंप्लीट हो गया है, अभी उसका और काम चल रहा है। हमने उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड की हैं फॉर ट्रैश कलेक्शन एंड डिस्पोजल। लेकिन अल्टीमेटली काम तो गवर्नमेंट का ही है ना, सिंध गवर्नमेंट का काम है, तो आप उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आप लोग काम कर रहे हैं या उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैकेनिज्म ऐसा है कि हम फंडिंग प्रोवाइड करते हैं सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करती है, एंड देन वी मॉनिटर आवर फंड्स। इसमें हमारे पास हमारा एक डायरेक्ट कंसल्टेंट एक होता है जो कि इंजीनियरिंग फर्म होती है, सही, वो यूएसएड को रिपोर्ट करती है और वो उसकी मॉनिटरिंग कर रही होती है। जो गाड़ियां दी गई हैं सही काम में आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं, खाली खड़ी हुई हैं। ऐसे ही है, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी हम इसकी करवाते हैं टू इंश्योर कि भाई जो काम हो रहा है, जिस तरह आप स्कूल की कंस्ट्रक्शन देखें, दैट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्शन, तो एक थर्ड पार्टी है जो उसको मॉनिटर करती है कि जो काम हो रहा है वो सही काम, मटेरियल लगाया जा रहा है उसमें कहीं कोई खांचेबाजी तो नहीं हो रही है, जी, वो अच्छा काम हो रहा है, वो सर्टिफाई करते हैं, उसके बाद पेमेंट्स होती हैं। सही। अच्छा, दूसरी बात ये एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी आपसे कि आप क्या चाहते हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि म्यूनसिपल सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कचरा जिस तरह डिस्पोज करना चाहिए और जिस तरह से कचरा उठाना चाहिए, गंदे पानी की निकासी का इंतजाम अलग होना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? कि जैसे मेरी नज़र में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कचरा जो डिस्पोज किया जाता है, वो जो जगह जगह ढेर लग जाते हैं, उसको किस तरह सही किया जाता है? और आपकी नज़र में क्या क्या, मैं ये सही पॉइंट आउट कर रही हूँ, इसके अलावा भी कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लगती है सबसे पहले उस पर काम होना चाहिए? देखिए, साफ़ पानी सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो पानी मिलना चाहिए। लेकिन आपने कहा ना साफ़ पानी का तो हो गया, साफ़ तो पानी का हो गया। कचरे उठाने के लिए भी वहाँ पे हमने व्हीकल्स उनको प्रोवाइड कर दी हैं, वो कचरे की ढेरियाँ, अच्छा वहाँ बिन्स भी आपने रख दी हैं, कचरा उसमें डाल दें। लोगों को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो बिन्स पड़ी हुई हैं कचरा उसमें डालें, क्योंकि जो गाड़ी आएगी वो कचरा उस बिन से उठाएगी, ईजी होता है, वरना आपको बाहर से भी उठाना पड़ेगा, फिर ट्रैक्टर आएगा वो उठाएगा डालेगा। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ अक्सर हमें देखा जाता है कि जो ट्रक्स भी हैं वो भी कोई एक खाली प्लॉट या खाली लैंड देख के वहाँ पे कचरे के पूरे पूरे पहाड़ बना दी, जिसकी वजह से गंदगी दोबारा से फैलती है, जरासीम दोबारा से वहाँ पैदा होते हैं, बीमारियाँ मच्छर वहाँ से पैदा होते हैं। तो इसके लिए कुछ यूएसएड ने प्लान किया है, कुछ काम कर रही है इस पर, या गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ इसको डिस्कस किया जा रहा है? देखिए, इसके बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। लैंडफिल साइट आपके पास होनी चाहिए। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली सिंध में हम लोग एक एरिया डेजिग्नेट कर देते हैं जो कि नॉर्मली शहर से कुछ बाहर होता है और वहाँ पे आप जाके डंप कर दें उसको। अभी तक तो ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। फ्यूचर प्रोजेक्ट शायद आ जाए, अभी कोई इनलाइन तो नहीं है यूएसएड की तरफ से लैंडफिल साइट्स के लिए, अभी इस तरह कोई इनलाइन नहीं है। लेकिन मे बी यू नेवर नो कि किस तरह की फंडिंग आ जाए। अभी मैं जैसे कहा कि सैलाब ज़दगान जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वक्त है, क्योंकि वो उस पर हम जाएंगे, रिलीफ उसका होगा। 53.1 मिलियन अनाउंस किए हैं, वो रिलीफ हम उस पर जब कर लेंगे मे बी उसके बाद कुछ और सही। लेकिन मेरा ये पर्सनल मैसेज आपको है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जब आप लोग सैलाब मुतासरीन की हेल्प आउट कर दें, सबसे पहले प्लीज़ इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए कि जो कचरा जो गाड़ियाँ उठा के फेंकती हैं वो किसी भी खाली एम्प्टी लैंड पे ना फेंक दें, कि ये बाकायदा ये प्रॉपर होता है कि एक इलाके से बहुत दूर दराज जाके एक जगह होती है, वहाँ पे उसको बाकायदा डिस्पोज किया जाता है, फिर उसको ख़त्म भी किया जाता है ताकि उससे मज़ीद बीमारियाँ ना फूटे, मक्खियाँ ना हो, मच्छर ना हो और स्मेल ना हो, जिसकी वजह से आपकी माहौल भी पूरा आलूद होता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब वक्त हुआ है आपके सेगमेंट जिसका नाम है रूह अफ़ज़ा का किचन। और रूह अफ़ज़ा किचन में आज हम बनाएंगे डिज़र्ट। और वो डिज़र्ट कौन सा बनाएंगे? हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा जेली डिलाइट। बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी रेसिपी, झटपट बनने वाली। अगर घर पे अचानक से मेहमान आ जाएं और डिनर के साथ आपने कुछ सर्व करना और इतनी गर्मी है, खाना बनाने के बाद अब डिज़र्ट भी बनाया जाए, तो ये डिज़र्ट आप ट्राई कीजिए, रूह अफ़ज़ा से क्विकली बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूह अफ़ज़ा का डिज़र्ट। सबसे पहले मैं आपको रूह अफ़ज़ा के बारे में बताऊं कि रूह अफ़ज़ा पिछले 110 सालों से हम सबके दिलों पर राज कर रहा है और इंटरनेशनली आज भी अगर कोई मेहमान किसी घर जाता है, इनफैक्ट इंटरनेशनली मैं क्यों कहूँ, यहाँ भी पाकिस्तान में भी गर्मियों में अगर किसी घर दोपहर में आप जाएं तो एज ए वेलकम ड्रिंक के तौर पे आज भी रूह अफ़ज़ा ही सर्व किया जाता है, क्योंकि एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। और रूह अफ़ज़ा बनता है खालिस सब्जियों और फलों के अरक़ियात से, जिसमें शामिल हैं क्यूकम्बर, एप्पल, पोमेग्रेनेट, मिंट लीव्स और इसके साथ साथ
खालिस गुलाब की पत्तियों का अर्क भी इसमें शामिल किया जाता है और इसमें ऑरेंज भी है, एप्पल भी है। तो आप देखिए कितने सारे इसमें फलों और सब्जियों के अर्कियात शामिल हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ड्रिंक हमारे लिए हेल्दी ना हो? सबसे पहली बात तो ये होती है, हम जब भी अपने बच्चों या अपनी फैमिली के लिए कोई ड्रिंक चूज़ करते हैं, कुछ भी डिज़र्ट बनाना चाहते हैं, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि वो हेल्दी हो हर हवाले से। और जब हेल्थ की बात आती है तो फैमिली की हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो अपने घर की ग्रोसरी में रूह अफ़ज़ा तो हमेशा लाते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि रूह अफ़ज़ा सिर्फ एज ए ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल नहीं, रूह अफ़ज़ा आप एज ए टॉपिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे मल्टीपल रेसिपी बना सकते हैं। आप इसे डिज़र्ट भी बना सकते हैं, पुडिंग बना सकते हैं, फ़ीरनी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। कोई गेस्ट आपके घर पर आए, सिर्फ सिंपल प्लेन आइसक्रीम देने से बेहतर है आप उसके ऊपर रूह अफ़ज़ा की टॉपिंग कर दीजिए। और डिज़र्ट कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आप हमें देखिए और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसके लिए हम छोटे आजकल शॉर्ट ग्लासेस बहुत ज़्यादा इन हैं, तो आपके पास अगर नहीं है तो जो भी आपके पास ये ग्लासेस हैं, 2 ग्लासेस ले लेते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसको एक ट्रांसपेरेंट बोल में बना सकते हैं। हम इसकी लेयरिंग करेंगे। अच्छा, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे जेली है, बनाना जेली और पाइनएप्पल जेली, ठीक है, या जो भी जेली आपको पसंद है आप अपने हिसाब से ले लीजिए, बट अवॉइड स्ट्रॉबेरी जेली क्योंकि थोड़ा सा कलरफुल दिखाना है हमें इसको। अच्छा, ये देखें जेली कितनी हार्ड हो रही है, आप देख सकते हैं जेली कितनी हार्ड है। ये जेली हार्ड इसलिए है क्योंकि इस जेली को मैंने सिर्फ 1 कप पानी में डाला था। अमूमन जेली हम जब भी बनाते हैं तो हम 2 कप पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने क्या किया, एक सॉस पैन लिया, सॉस पैन मैंने 1 कप पानी लिया, उस पानी में अच्छा सा जब बॉयल आ गया तो मैंने जेली क्रिस्टल्स जो थे वो उसमें ऐड किए, उसको स्टर किया और एक प्लेन डिश में उसको ठंडा करने के लिए रख दिया और उसके बाद इस तरह से इसके हमने क्यूब्स कट कर लिए। ठीक है जी, ये जेली बनाना की है और वो पाइनएप्पल जेली है, दोनों का सेम प्रोसीजर है। अच्छा जी, अब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम एंड में बनाना जेली के क्रिस्टल्स जो हमने बना के रखे हैं ये डालेंगे। सही है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम। कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं। ये हम इसमें इसकी लेयरिंग करेंगे ऐसे, अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। इधर भी हम लेयरिंग करेंगे और अच्छे से कवर कर लेंगे लाइक दिस। कॉर्नर से अच्छे से हमने इसको कवर किया और अब इस पर हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। अगर थोड़ा सा एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, रूह अफ़ज़ा को हम ड्रिज़ल करेंगे हल्का सा लाइक दिस और इसमें भी हम ड्रिज़ल करेंगे रूह अफ़ज़ा को ऐसे। ठीक है जी, अराउंड 1 टेबल स्पून। और उसके बाद पाइनएप्पल जेली है हमारे पास, ये भी हम ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐसे, इस वाले में भी हम सेम कर देते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जितनी सर्विंग बनाना चाहें बना सकते हैं। उस हिसाब से अगर ज़्यादा सर्विंग बनानी है तो आप जेली की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, साइड बाय साइड हम इसको ऐड कर देंगे। ओके, थोड़े से मेरे पास फ्रेशली चॉप पिस्ताचियोज़ हैं, वो भी हम ऐड करेंगे। आप चाहें आप बादाम, ड्राई फ्रूट्स या जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। आप इसमें फ्रेश पाइनएप्पल्स भी ऐड कर सकते हैं। सही है जी, आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये कलर आ रहा है। दोबारा से हम इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, क्रीम कुछ लोग सवाल कर रहे होंगे क्या हम इसमें फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं? ना, बिल्कुल नहीं, आप फ्रेश क्रीम यूज़ नहीं कर सकते। आपने टेट्रा पैक क्रीम ही यूज़ करनी है, उसका फ्लेवर अच्छा आएगा और अलग से आएगा। ठीक है, ये देखिए इसको हमने कवर कर लिया, यहाँ से भी हम इसको कवर कर लेते हैं थोड़ा सा कॉर्नर से। ऑलराइट, अच्छा ये ऐसे ही सर्व होगा और इसको आप शॉर्ट बोल्स या शॉर्ट ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऐसे हमने सर्व किया और इसके बाद दोबारा से हम ड्रिज़ल करेंगे इस पे रूह अफ़ज़ा ग्लास के कॉर्नर्स पे थोड़ा सा लाइक दिस। ये देखें, ठीक है जी, अराउंड 1 टेबल स्पून ऐसे, एंड यहाँ भी थोड़ा सा अराउंड 1 टेबल स्पून हम इसमें ड्रिज़ल कर देंगे। और इसके बाद दोबारा से हम इसमें दोनों जेली मिक्स करके पोर करेंगे। मैं यहाँ पे टिश्यू से थोड़ा सा इसको ग्लास को मैं क्लीन कर लूँगी, जो क्रीम थोड़ी सी साइड्स पे लग गई है हमारे ग्लासेस के, ताकि अच्छे से इसका क्लियर व्यू आ जाए, नज़र आए। अच्छी जितनी अच्छी नज़र आएगी जेली की लेयर्स उतनी ही खूबसूरत लगेगी ये। और आप चाहें तो जेली लेयर्स की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं।
सही है जी, ये हो गया। और इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं यहाँ से, लाइक दिस, डन। और ये जो थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा हमने ड्रिज़ल की है, इट लुक्स गुड, तो उसका कोई इशू नहीं है। एक दफ़ा दोबारा से हम यहाँ से साफ़ कर लेते हैं, इसको क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ ताकि इजीली क्लियर व्यू आप लोगों को मिल जाए। ऑलराइट, अच्छा, अब जो रिमेनिंग जेलीज़ हैं उसका हम क्या करेंगे, वो भी हम इस पर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी ग्रीन जेलीज़ यहाँ पे, ताकि अच्छे से लेयरिंग आ जाए प्रॉपर। यहाँ पे, इधर, और थोड़ी सी यहाँ पे, दोनों ग्लासेस में इवनली हम डिवाइड कर देंगे। इसको आपने फ्रिज में अच्छे से चिल करना है एंड देन आप इसको अपने गेस्ट के सामने सर्व कीजिए। ये हो गई जेली। और अब बारी है येलो जेली की, ताकि थोड़ा सा कलरफुल लगे। येलो जेली भी हम इसमें ऐड कर देंगे, लाइक दिस, यहाँ पे। देयर यू गो। ठीक है जी, और इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ताचियो से, एंड दैट्स इट। और ये देखिए आप, चलें जी, और ये देखिए आपके सामने तैयार है मज़ेदार सा रूह अफ़ज़ा जेली डिलाइट। टाडा! बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक बनने में। आप इसकी लेयर्स चेक करें कितनी यमी लग रही हैं यहाँ से, ये देखें, लुक सो डिलीशियस एंड यमी। और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है बनाना, हेल्दी भी है, जेली भी हेल्दी है, रूह अफ़ज़ा भी हेल्दी है, और इसमें आपको कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको फ्रिज में रखिए, ठंडा ठंडा चिल कीजिए और अपने गेस्ट के सामने सर्व कीजिए। और ये थी हमारी आज की रूह अफ़ज़ा की रेसिपी। अब मिलती हूँ आपसे स्टूडियो में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने देखा रूह अफ़ज़ा का सेगमेंट हमारा। मैंने बनाया था रूह अफ़ज़ा से फ्रूट ट्राइफल डिलाइट, बहुत ही मज़े का बनता है, यमी। मैं भी फ्रिज में रख के आई हूँ, थोड़ी देर बाद जाके जो है वो उसको एंजॉय करूँगी शो के बाद। आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। फिलहाल अब हम बात करेंगे हमारे नौजवानों की, जो कि हमारा फ़ख्र होते हैं। एक ऐसे ही नौजवान से आज आपकी हम मुलाकात करवाएंगे, जो कि है पाकिस्तानी बॉक्सर आसिफ हज़ारा। उन्होंने हाल ही में सिडनी में वर्ल्ड बॉक्सिंग लीग एशिया पैसिफिक टाइटल अपने नाम करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है जी। और हम सबका जो है वो सीना फ़ख्र से फुला दिया है कि फाइनली पाकिस्तान एक और टाइटल अपने नाम कर चुका है। आसिफ हज़ारा हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने अपनी जीत का जो इनाम था उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया है। और ये भी एक अपने आप में एक बहुत अच्छी और एक प्राउड मोमेंट होता है। तो आसिफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक और आपने टाइटल अपने नाम कर लिया आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप वो न्यूज़ पर इनवाइट किए इंटरव्यू के लिए, थैंक यू सो मच। जी आसिफ, ये बताइए कि इससे पहले बहुत से टाइटल आपने नाम कर चुके हैं, बहुत से मैचेस जीत चुके हैं, लेकिन ये टाइटल अपने नाम करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी बिल्कुल, मुझे काफ़ी खुशी हुई जब मैंने टाइटल विन किया हुआ अपने पाकिस्तान में सैलाब खान के नाम के। मुझे काफ़ी खुशी भी हुई क्योंकि बेदुआ की रिंग में अल्लाह से कि अल्लाह हमारे मुल्क को आबाद कायम रखी, वहाँ पर सैलाब आई, तबाही मचाई, और बहुत काफ़ी खुशी हुई मुझे। अच्छा आसिफ, हमारे यहाँ कि बहुत आम जो है वो एक इम्पैक्ट है, हमारी सोच है कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंड्स दिए जाते हैं, उसको स्पॉन्सरशिप्स मिलती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें क्रिकेट के अलावा तो कोई भी गेम्स हो, स्पेशली बॉक्सिंग हो या मार्शल आर्ट्स हो या कोई भी XYZ हो, उनको जो है वो उनके खिलाड़ियों को उन खेलों पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो क्या आपका भी यही शिकवा है कि आपको भी अपनी मदद आप खुद फंड्स इकट्ठे करने पड़ते हैं? देखिए, जब आप क्रिकेट के बाद की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, अगर आप फुटबॉल को देखे, बॉक्सिंग को देखे, कराटे को देखे, अभी नदीम अरशद भाई था और एथलीट, उसको भी आज के कई विषय मैं जब आ रहे थे यहाँ पर कोई स्पॉन्सर भी नहीं था। आखिर में मैंने अपने कार गाड़ी अपने सेल किया विट्स, फिर उन्हें अपने टिकट की और अपना टाइटल फीस दे दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर करना था, क्योंकि मेरा नाम वर्ल्ड बॉक्सिंग लीग में आए थे, इसलिए मुझे मजबूरन कान पड़ना पड़ा।
तो इसके बाद जब आपने टाइटल विन कर लिया तो किसी ने आपको कॉल की, किसी ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की कि वो आपको स्पॉन्सर करते हैं फर्दर मैचेस के लिए, या अभी तक नहीं? किसी ने अभी तक नहीं किया मुझे, ना कॉल की ना मुझे। पाकिस्तान को जनरल ने बुलाया था सिडनी ने, सिर्फ उन्होंने अप्रिशिएट किया और डिनर किया और स्पॉन्सरशिप के बारे में मैंने बात की, उसने कहा मैं कुछ करता हूँ, अभी अल्लाह ही जानते कि वो कब कुछ करेगा। और मेरा जो नेक्स्ट फाइट है वो भी 26 नवंबर के लिए, उसके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप का लोगों से मिलना है, फिर बात करना है, सब कुछ मैं खुद बात करता हूँ लोगों से। सही, हम हमारे शो में अक्सर सिर्फ अपने टैलेंट्स को, इस तरह के टैलेंट्स को उजागर करते हैं जो पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं इंटरनेशनली खेलों में जाके। तलहा की और मेरी हमेशा ये कंप्लेंट शिकायत रहती है और अक्सर हम लोग अपने शो में अपील भी करते हैं कि बराए मेहरबानी, क्रिकेट को तो आप लोग बहुत सारे फंड्स देते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ भी तवज्जो दीजिए। वहाँ भी ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे हमारे पाकिस्तानी टैलेंट हैं जो मुल्क भर में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। सिर्फ उनको आपकी एक मैं कहूँगी कि सपोर्ट की ज़रूरत है, नॉट एग्जैक्टली हेल्प, एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आसिफ ये बताइए कि डेफिनेटली आपकी ट्रेनिंग में बहुत पैसा खर्च होता होगा कि बॉक्सिंग की एक ट्रेनिंग करना, फिर डाइट के हवाले से, फिर प्रैक्टिस के हवाले से, तो आपके वसाइल की कमी होने के बावजूद किस तरह से ये पूरे मामला देखते हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कहते हैं कि इतना वसाइल नहीं है इस तरह दूसरे कंट्री में। और मैंने यहाँ तकरीबन 2 हफ्ते पहले आया था, 2 वीक पहले आया था कि मैंने कैंप ज्वाइन किया, ट्रेनिंग किया, यहाँ पे कोच अच्छे, यहाँ पर फैसिलिटीज अच्छे, सब कुछ अच्छे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ BCSC का कुछ मुझे थोड़ा बहुत आता था, फिर मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर का जो मैंने फाइट था 2 हफ्ते पहले जब मैंने उसका फाइट देखा, ट्रेनिंग देखा, उसके मुताबिक मैंने हार्ड वर्क की, ट्रेनिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको कवर की और फाइट जीत लिया मैंने। अच्छा, अभी आपने फिजी के फाइटर को हराया है, तो ये कितना डिफिकल्ट रहा कि 6 राउंड के बाद आप जो है वो विनर डिक्लेयर हुए थे, तो ये काफ़ी टफ फाइट रही थी इनके साथ? जी बिल्कुल, इसका रैंकिंग काफ़ी अच्छे थे, वो टफ फाइट भी रहे क्योंकि इन्होंने 11 फाइट थे, 11 में से लोगों ने लूज किया था, 9 जीते थे प्रोफेशनल में, और लोगों ने 9 में से 7 को नॉकआउट किया था। इसने मुझे बहुत कोशिश कराने की, मैं इसका हाथ में नहीं आया क्योंकि मेरे जो फुटवर्क स्किल है वो काफ़ी अच्छा है, मैं तो वर्क करता, कोशिश की, 2 टक्कर भी मुझे हमारे यहाँ पर देखा, निशान दे गए। सही, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको पॉइंट की बुनियाद पर इसको विन की। अच्छा, देखिए हमने देखा है कि जब वो आपको गिराने की कोशिश करे तो आपने एकदम से अपने जो है वो पंचेस की बौछार कर दी उनके ऊपर, और थोड़ा सा जो है उस वक्त आई थिंक थोड़ा सा वो ढेर हो गए थे, शायद थोड़ा सहम गए थे, क्या हुआ था उस वक्त जिसके बाद आप विनर डिक्लेयर हो गए? ये कोई ट्रिक है, कोई सेल्फ डिफेंस की आप लोगों ने एकदम से साथ पंचेस मारना शुरू कर देंगे? अक्सर हम देखते हैं बॉक्सिंग में, तो ये कुछ सिखाया जाता है आप लोगों के जी, जब आगे से कोई आपके ऊपर, आपका फाइटर ओपोनेंट आपका भारी होना शुरू आपके ऊपर, आप एक साथ 8-10 पंच मार दें उनके? तो ऐसे ही है कुछ क्योंकि जब वो पहले राउंड लड़ते बाद में होते कि ना थर्ड होते, वो कोई कहा करते कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बारिश ने कोच को अच्छा दिखाई थे कि उसको प्लान पता होते कि वो क्या कर रहे हैं, तो मैं कोच को फॉलो करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर राउंड में उसको विन की। सही, चलें। अच्छा आसिफ, आखिर में मैं पूछूंगी आपसे, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी को या अपने व्यूअर्स को? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप क्रिकेट की तरह कंपनियों से भी रिक्वेस्ट है क्रिकेट के बाकी गेमों को भी आप स्पॉन्सर करें, सपोर्ट करें, ये भी खून के लिए मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसा आप देखें क्रिकेट में भी पाकिस्तान जो है एशिया कप में अफगानिस्तान से हारने वाला था, अफगानिस्तान भी आए पाकिस्तान को जीतने के लिए, अंदाजा लगा इतने स्पॉन्सर के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट अभी बांग्लादेश से हार गया मेरे ख्याल में, इतना श्रीलंका से, अगर आप बॉक्सिंग को, क्रिकेट, फुटबॉल को, कराटे को स्पॉन्सर करें, इंशाल्लाह बहुत दिन दूर है कि पाकिस्तान में बहुत से वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और काफ़ी मेडल भी आएंगे पाकिस्तान के लिए। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आसिफ हज़ार हमारे साथ मौजूद थे, भी दिया कि जी बाकी स्पोर्ट्स की भी तवज्जो दी जाए, ये लोग कभी नहीं हारेंगे, ये वाकई क्रिकेट पे तो पैसे लगाते हैं लेकिन फिर भी आखिर में हम फाइनल ऐसे बुरी तरीके से हारते हैं कि हम अपना मुंह छुपा लेते हैं। तो जनाब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्रिकेट पे ही फोकस किया जाए और दूसरे खेलों को ही फोकस करना चाहिए। और जब खेल की बात हो रही है तो आपको याद होगा कुछ अर्से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी पाकिस्तानी वुमेन फुटबॉल टीम जो है वो भारत पहली बार इंटरनेशनल मैच खेलने गई थी, लेकिन वो अफसोस के साथ भारत के साथ हार गई थी। लेकिन जनाब वही ये टीम है जिसने एक बार अपनी जीत के झंडे गाड़ दिए हैं और हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हो गई हैं एक बार फिर से, बल्कि ख़वातीन मैं कहूँगी कि किसी भी मैदान में पीछे
पीछे नहीं है। मैं हमेशा से कहती हूँ कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं इस विमेन फुटबॉल टीम ने। साफ विमेन फुटबॉल कप में पाकिस्तान ने मालदीव को रिकॉर्ड तोड़ हराया है, यानी कि 7 गोल से हरा दिया है। और फुटबॉल के मुकाबले में भी ख़वातीन अब हम कह सकते हैं किसी से कम नहीं है। इस इवेंट में जो कि खटमंडू में खेला गया था, उन्होंने अपने तीसरे और ग्रुप मैच में पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम ने मालदीव के खिलाफ एक शानदार परफॉर्मेंस दी है और नादिया खान ने एक साथ 4 गोल किए हैं। वो पहली पाकिस्तानी फुटबॉलर साबित हो गई हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है और वो पहली फीमेल है। और नादिया खान की वाह हो गई है जनाब। और इसके अलावा नादिया खान ने 4 गोल मारे थे, 4 गोल किए थे। उसके अलावा इनमें रामीन फरीद थी, खतीजा काजमी थी और अनमोल हिरा ने भी एक गोल स्कोर किया था। और इस तरह से 7 गोल स्कोर किए इन लोगों ने और यहाँ पे फिर हमें कामयाबी मिली। तो कंग्रेचुलेशंस टीम। और बहुत अच्छा लगा है कि हमारी ख़वातीन फुटबॉल के मैदान में किसी से कम नहीं है। और ये इंटरनेशनल मैच 4 गोल करने वाली नादिया खान, मैं बता चुकी हूँ आपको कि पहली खातून है पाकिस्तान जिन्होंने 4 गोल किए हैं एक साथ। और इसी बात करने के लिए हमारे साथ जो फतह हुई है एक वुमेन टीम की, इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद नियाज खोकर साहब, तर्जुमान पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से ताल्लुक़ है इनका जी। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में जी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे अब आपकी आवाज़ आ रही है जी। शाहिद नियाज साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू दुनिया बोले। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शाहिद साहब, सबसे पहली बात तो ये बात साबित हो गई है कि ख़वातीन किसी भी शोबे में किसी से कम नहीं हैं। अब ये बताइए कि हमारे यहाँ फीमेल्स को इस तरह की सहूलियात क्यों नहीं मैसर हैं जो हमारे मेल प्लेयर्स को दी जाती हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। आपका क्वेश्चन गालिबन जो मैं समझ सका हूँ कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन को वो सहूलतें मुयस्सर नहीं है जो हमारे जी जो मेल खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को है जी। अच्छा, मैं तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के बिहाफ पे क्योंकि बात कर रहा हूँ तो आई वुड से कि हमने तो ये रिवायत इसमें डाल दिया है। वी प्लीज टू हियर दैट के पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पहली ऐसी फेडरेशन बन गई है जहां पे ख़वातीन का मुआवजा, फीमेल खिलाड़ियों का मुआवजा मर्द खिलाड़ियों के बराबर कर दिया गया है। मैच फीस की मैं बात कर रहा हूँ जी हाँ। तो इन दैट सेंस जी हाँ, हम तो इस पे वी टेक द प्राइड that we are leading that idea that ख़वातीन को भी बराबर उसी तरह के हुकूक भी मिलने चाहिए, उस तरह का सहूलियात भी मिलनी चाहिए। तो ये मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि फुटबॉल फेडरेशन ने अपना पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह प्ले किया जी इसमें। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये बताइए कि पाकिस्तान की विमेन फुटबॉल टीम, आपको क्या लगता है कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी है, लेकिन मज़ीद उनके लिए क्या क्या इक़दाम होने चाहिए, किस तरह से मज़ीद इनको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये आगे इस तरह की फुटबॉल्स के मैचेस खेल सकें इंटरनेशनल लेवल पे? इनकी ट्रेनिंग में क्या मज़ीद इजाफा होना चाहिए? जी आपके बात का पहला हिस्सा ये है कि जो इसकी वजह से पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का एक दुनिया के अंदर तासुर बेहतर होता है या ऊपर जाता है। सो फॉर दैट इमेज बिल्डिंग पर्पस आपके जो खिलाड़ी होते हैं वो सफीर होते हैं और खुसूसन जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं उन कंट्रीज का स्पेशली जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तान को अगर आप उस तनाजुर में रखें तो उसके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। तो उस लिहाज से तो ये यकीनन पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बायस बनी विमेन टीम। और आगे चल के हमें क्या करना है, हम सिर्फ अगर एक बात को इंश्योर कर दें कि हमें जैसा आप जानती हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को पिछले 6, 7, 8 साल से कुछ मसाइल का सामना है, तो बस वो मसाइल पैदा किन मसाइल का सामना है? मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या वजह बनी कि हमारी पाकिस्तानी फुटबॉल टीम को 8 साल लग गए एक इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए? रीजन क्या है उसके पीछे? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। इसकी वजूहात तो अगर हम उस तरफ की बात करेंगे जो कि आज का मौजू नहीं है तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मुख्तसरन मैं आपको ये बताता हूँ कि
जो भी इसमें वो लोग जिनकी वजह से ये रुकावट पैदा हुई और पाकिस्तान 2 दफा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मुअत्तल हुआ, उन सारे लोगों के लिए आज ये सबक सीखने का दिन है कि हमने हमारी आखिरी मुअत्तली जो खत्म हुई वो जुलाई 1 जुलाई को या लीजिए, तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ 1-1.5 माह था कि हमने अपनी खवातीन की टीम को दोबारा से नए टैलेंट को भी ढूंढा और उसमें एक मिक्स था जो हमारी सीनियर प्लेयर्स थी और जो नया टैलेंट था उसको आप इससे अंदाजा लगाइए कि हार्डली 6 हफ्ते का कैंप उनको मिला होगा और उन्होंने बड़ा रीजनेबल परफॉर्मेंस दी है चैंपियनशिप में जाके। तो सिर्फ इनको हमारे खिलाड़ियों को खेलने दिया जाए और फुटबॉल फेडरेशन के चलने के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना की जाए। हमारा मुतालबा ये नहीं है या किसी भी इदारे से फंड चाहिए, हमारा मुतालबा ये नहीं है कि हमें किसी की प्लानिंग के लिए या कोई किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जो वर्ल्ड बॉडी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या ये कमेटी रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान में, वो बहुत रीजनेबल सोर्स से प्रोवाइड करती है। लेकिन शायद सर इल्जाम तो यही लगता है ना फेडरेशन के ऊपर कि जी खुद से सपोर्ट नहीं करते और फंड्स का वेट करते हैं और जब फंड्स आते हैं तो फिर उसी हिसाब से उनको यूटिलाइज किया जाता है। फेडरेशन पे ये इल्जाम लगता है कि फंड्स का वेट करते हैं। हाँ जी, अच्छा, फंड्स होते हैं ना, पीछे से फंड्स आते हैं ना, खुद से फेडरेशन सपोर्ट नहीं करती है। जी, अगर कोई ये जो भी ये इल्जाम लगाता है, अगर उसको इस बैकग्राउंड का पता हो कि पिछले 7 साल में फेडरेशन के साथ हुआ क्या है और किस कदर इसकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, तो उसको इसकी समझ होगी कि फेडरेशन अपने तौर पे अगर कोई सोर्सेज यहाँ से जनरेट करना चाहे तो उसको कितना वक्त चाहिए अपनी साख को बहाल करने के लिए। लोकल कॉर्पोरेट मार्केट तो इस तरह नहीं चलती ना जैसे हम चीजों को चलाते हैं। आपकी साख इस कदर मुतासिर हो गई भी है। लेकिन शायद सर बात तो यही आ रही है ना कि फेडरेशन की लड़ाई तो फंड्स के लिए ही है कि उनको फंड्स क्यों नहीं प्रोवाइड किए जाते इतने गवर्नमेंट लेवल पे। नहीं, गवर्नमेंट से फंड्स नहीं चाहिए। मैं आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वाहिद ऐसी फेडरेशन है जो ये कहती है कि गवर्नमेंट से हमें फंड नहीं चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी इन द सेंस के फुटबॉल फेडरेशन के अंदर कोई रुकावट पैदा ना करे, और इससे ज्यादा तफसीलात मुनासिब नहीं है आपके इस प्रोग्राम में, जिसका मकसद बेसिकली पूरी कौम को मुबारकबाद देना और एक खुशी का पैगाम देना है। नहीं, वो तो बेशक है, लेकिन जहाँ पे जो कंप्लेंट्स होती है हमारी कोशिश होती है कि हम उनको भी सॉर्ट आउट करें। जैसे प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ हैं तो हम डिस्कस भी कर ले। अच्छा, खैर ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अब स्पेशली अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ, वुमेन फुटबॉल टीम का, आपको उनको फ्यूचर क्या लग रहा है इसका? देखिए, आपको खुशगवार हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान के लिए फुटबॉल के अंदर आगे बढ़ने के लिए हम जो टारगेट करते हैं या हम जिस तरह देखते हैं या फुटबॉल को समझने वाले लोग वो ये जानते हैं कि हमारे लिए विमेन फुटबॉल में आगे बढ़ना निस्बतन ज्यादा आसान है, क्योंकि इस रीजन के अंदर विमेन फुटबॉल के अंदर उतना कंपटीशन फिर भी नहीं है जितना मेल मर्दों की जो फुटबॉल है उसके अंदर जो कंपटीशन है दुनिया के अंदर। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग और रैंकिंग की बेहतरी के लिए सबसे जो समझ लें कि एक आसान रास्ता है वो खवातीन के फुटबॉल को फरोग देके पाकिस्तान के लिए नेक नामी कमाने का है। तो ये टैलेंट हंटिंग कैसे करते हैं शाहिद साहब? अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई टीम का हिस्सा बनना चाहे, तो टैलेंट हंटिंग कैसे करते हैं आप फीमेल्स की फुटबॉल टीम के लिए? देखिए, ये जो इस दफा था, इसमें तो पिछली चैंपियनशिप जो 2 साल पहले हुई थी उस वक्त जिस फेडरेशन पे पाबंदी लगी थी, उससे पहले जो 1.5 साल पहले चैंपियनशिप थी उसमें से टैलेंट जो मार्क किया हुआ था उसको बुलाया गया था, और फिर एक वक्त की कमी के पेश नजर एक मुख्तसर दिनों की कॉल भी दी गई थी। वैसे एक्चुअली टैलेंट हंट, मेरी जाती राय भी ये है, समझता हूँ कि टैलेंट हंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और कोई भी बासलाहियत खिलाड़ी कहीं पे भी मौजूद हो तो फेडरेशन को या किसी भी उसको कोशिश करनी चाहिए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को कि उसको वो हंट करे। अब इसके तरीकाकार होते हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि आप चैंपियनशिप
जब आप नेशनल चैंपियनशिप कराते हैं वहां से टैलेंट आपको मिल जाता है। इसी तरह आप मुख्तलिफ एरियाज के अंदर फॉर फ्लंग एरियाज में जाके आप कैंप्स होल्ड करते हैं। ओपन कैंप्स होते हैं जिसमें आप एक ओपन कॉल देते हैं कि कोई भी उसमें आना है, और टेक्निकल स्टडी ग्रुप के लोग जिन्होंने जो इसको प्लेयर की साइंस को समझते हैं कि कौन सा खिलाड़ी लिया जाना चाहिए, तो वो वहां से पिक करते हैं और फिर उसको सही एक बना के आप अपना ले आते हैं एक जगह पे और वहां से फिर उसको आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे शाहिद नियाज, फुटबॉल फेडरेशन से इनका ताल्लुक था। थैंक यू सो मच आपका। और एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगी वुमेन फुटबॉल टीम को, पाकिस्तान की, उन्हें पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और बहुत खुशी होती है ये देख के कि जब फीमेल्स भी इस तरह के स्पोर्ट्स में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और पाकिस्तान का नाम मुल्क भर में रोशन करती हैं। आना चाहिए और इस तरह के क्लब्स और भी बनने चाहिए जो फीमेल को सपोर्ट करें। इसी के साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अब बात करते हैं कुछ वेदर अपडेट की। मेरे पीछे वॉल देख के आप समझ गए होंगे कि अब आपको हम आगाह करेंगे मौसम की सूरत हाल से। तो जनाब बात करें अगर मौसम की, तो भारतीय गुजरात के ऊपर कम दबाव से वस्ती भारत पर मौजूदा कम दबाव होने की वजह से कराची समेत अंदरूनी सिंध में आज फिर बारिशों का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया बारिशों का सिलसिला शायद कल तक जारी रहे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल भी बारिश होगी। लेकिन फ़िलहाल बादल छट चुके हैं। अगर हम स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंध में, कराची भर में सुबह के टाइम पे बादल थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, सूरज निकल रहा है, बादल छटते जा रहे हैं कराची में। लेकिन सिंध में कहीं किसी मुकाम पे जो है वो बारिश वगैरह का इम्कानात है। जबकि पाकिस्तान के दीगर शहरों के मौसम की अगर हम बात करें तो वहाँ मौसम गर्म रहने का इम्कान है। अगर पाकिस्तान के माशी हब कराची की बात करें तो गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिश ने शहर की सड़कों का निज़ाम बहुत बुरी तरीके से दमभरम कर दिया है और ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन फाइनली कल बारिश नहीं हुई थी, पेशगोई थी कि बारिश की जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से थोड़े बहुत जगह सड़कों से पानी निकाला जा चुका है। और अगर हम पंजाब की बात करें और लाहौर की जानिब बढ़ें तो आप देख सकते हैं लाहौर में भी कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं और वहाँ भी बारिश का इम्कान मौजूद है। शाम तक बारिश हो सकती है और हब्स की कैफियत वहाँ पे बरकरार है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत हैदराबाद, ठट्टा और मिट्टी समेत सिंध के दीगर शहरों में भी आज शाम बारिश का इम्कान मौजूद है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब अगर हम पंजाब का रुख करें तो इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में आज भी बादलों का राज बरकरार है और शहर का मौसम खुशगवार होने के साथ साथ ठंडी हवाओं का साया भी बरकरार रहेगा। और अगर हम शहर इक़्तिदार की बात करें उसकी दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का खदशा है। और लाहौर की जानिब बढ़ें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि कई ज़िला में बादल भी छाए हुए हैं। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का खदशा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो शहर में कम से कम दर्जा हरारत 24 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि शहर के दोपहर के औकात में गर्मी बढ़ने का भी इम्कान वाज़ेह तौर पे मौजूद है। ये तो थी मौसम की सूरत हाल। अब लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे कुछ फैशन की बात कर लेंगे, दिया से मिलवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। This weather segment is brought to you by तू टेंशन ना ले, हवा ले ले, गर्मी भगा, ठंड रख, स्प्राइट। शो का वक्त खत्म हो चुका है तो हमें आपसे लेनी पड़ेगी इजाज़त, लेकिन इसी वादे के साथ कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में।
ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।